Hello everyone, welcome to 12 minutes to CLAT, and what we are going to do in this session today is basically interesting है. कहते हैं ना कि showdown versus CLAT and ALET, but not from exams point of view but from subjects point of view, that is लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग की स्टोरी समझेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के वेटेज को समझेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के प्रिपरेशन प्लान को समझेंगे फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स में. कैसे मेरे को लॉजिकल पे अपने प्रिपरेशन को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है, मैक्सिमाइज करना है स्कोर को भी एट द सेम टाइम. ये सारी ही बातें मैं आज के सेशन में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, डिस्कस करने जा रहा हूं. फटाफट से जो डिस्कशन है उसको एक बार अब स्टार्ट करते हैं. सिनारियो ये है, एट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वेटेज पार्ट. यू आई गेस ऑलरेडी नो, जितने भी प्रिपरेशन में सबको पता होगी. कई सारे हैं जो सिर्फ क्लैट को टारगेट कर रहे हैं, दे आर ओनली लुकिंग फॉर क्लैट. सो फॉर देम व्हाट शुड बी दी स्ट्रैटेजी, व्हाट शुड बी दी प्रिपरेशन रोड मैप, ये जो भी कह लो, वो क्या होनी चाहिए. अगेन मैं फिर से बताऊं, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एलआर ओनली. ये एग्जाम का शोडाउन मतलब वर्सेस वाली बात नहीं चल रही यहां पे. एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैट, क्योंकि ये एक ऐसा सिंगल सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग की. अगर मैं बात करूं, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट where you will find that there is a huge difference actually between CLAT and ALET from paper pattern to number of questions as well, है ना. So CLAT के अंदर अगर बात की जाए number of questions, you already know that there are 120 questions, और as per consortium notification the weightage of this logical reasoning out of 120 is actually 20%. तो कभी ऐसा आप देखते हो यहाँ पे there are 24 questions, at the same time 25 26 भी पहुंच जाते हैं sometimes, है ना. 7 तक जा चुके हैं. तो ये जो रेंज है मैंने यहां इतना रखा है 24 25. लास्ट ईयर जैसे उन्होंने 25 क्वेश्चन पूछा था. एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं एलेट की, तो एलेट के अंदर अगेन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 150 एंड एलआर की जो वेटेज है यहां सबसे ज्यादा है, सिंस देयर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स. आपको ऑलरेडी ये सब पता है, मैं उधर लेके नहीं जा रहा. सो देयर आर ओनली 3 सब्जेक्ट्स, एलआर, इंग्लिश एंड जीके. सो आउट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स अब आप समझो यहां पे 150 क्वेश्चंस हैं एंड 70 क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो लॉजिकल रीजनिंग से पूछते हैं. सो आई मीन यू कैन सी द डिफरेंस दोनों ही पेपर्स के अंदर. एलआर के कॉन्टेक्स्ट में स्पेशली, बाकी भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट अगेन एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहां पे बात कर रहा हूं. सो एलआर के कॉन्टेक्स्ट में यू कैन सी द डिफरेंसेस, है ना. इसमें 24-25 क्वेश्चंस, वेटेज इज समवेयर अराउंड 20-22%, लेकिन यहां पे ऑलमोस्ट 50% की वेटेज है ना. 75 इज लाइक 50%, अब उससे थोड़ा ही कम है. तो आई सेड ओनली ओवरऑल 50% के आसपास की वेटेज आपको लॉजिकल रीजनिंग की देखने को मिलेगी. और यही रीजन भी है कि एलआर में अगर मैं एलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एलआर में अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हो, और लेट्स से इफ यू आर नॉट सो गुड, आपको मैं पहले ही बोल रहा हूं, शायद ये एग्जाम जो है वो आपका क्लियर ही नहीं होगा, है ना. बिकॉज देयर आर 50 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश एंड 30 क्वेश्चंस होते हैं हमारे जीके से. तो सीन ये है कि अगर मैं इस पेपर में जाऊं रीजनिंग को इग्नोर करते हुए, या रीजनिंग को एक मीडियोकर सब्जेक्ट बना के, मीडियोकर स्कोरिंग काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यू वोंट बी एबल टू क्रैक एलेट. और जैसे लास्ट ईयर जिस तरीके से कट ऑफ गई है 130-135 के आसपास, तो ऐसे में तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा. वेल दोनों के डिफरेंसेस अगेन आगे मैं परस्यू करने जा रहा हूं. अब ये तो सिर्फ बात हो गई चलो क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स क्या मुझे किस एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से एलआर को कितना टारगेट करना चाहिए. यहां पे तो बहुत हेवी टारगेट होना चाहिए आपका. इसमें भी देखो ऐसा है, एलआर इज ए स्कोरिंग सब्जेक्ट नंबर 1. सो इफ इट इज स्कोरिंग, wherever it is you have to work on that. I guess you have to, है ना कहीं आपको करना ही चाहिए. अब बात आती है कि जो एलआर के सेक्शंस हैं हमारे, लेट्स टॉक अबाउट, जैसे मैंने यहां लिखा टारगेटेड सेक्शन, टारगेट जो हमें करना है जिन सेक्शन पे, टारगेट दी सेक्शन वाली बात जो है. तो टारगेट सेक्शंस हमारे कौन कौन से होंगे किस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. सबसे पहली चीज, अगर एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, हमारे पास देयर आर 2 सेक्शंस. नंबर 1 is your CR critical reasoning and number 2 is your AR analytical reasoning. ठीक है, ये दो हमारे सेक्शंस हो गए. नॉन वर्बल की यहां कोई जरूरत नहीं होती, नॉन वर्बल से क्वेश्चंस नहीं आते इसमें. अब अगर यहां, अब इसको ऐसे समझो, लेट्स से क्लैट
एंड देन वी हैव एलिट एज वेल। सो अगर मैं यहाँ बात करूं इन दोनों ही सेक्शन में किसकी तरफ कितना फोकस होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अभी आगे जाके मैं डिस्कस भी करूंगा, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एज वेल एज एलिट। आई मीन खासकर ये दिल्ली एनसीआर की अगर मैं बात करूं या नॉर्थ साइड से बात करूं तो देयर इज अ ह्यूज क्राउड हु आर गोइंग फॉर क्लैट एट द सेम टाइम एलिट एज वेल। ठीक है, दोनों ही एग्जाम देते हैं, बहुत कम होते हैं जो सिर्फ क्लैट दे रहे होते हैं, या सिर्फ एलिट भी देने वाले बहुत कम होते हैं, या फिर ऐसा नंबर 1 नंबर 2 वाली स्टोरी कि ये नंबर 1 चॉइस है और ये नंबर 2 चॉइस है। अभी अगर क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अब 2025 जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ जिसको हम 2026 क्लैट कहते हैं, उस पेपर को अगर मैं छोड़ दूं तो क्लैट के अंदर जनरली क्रिटिकल रीजनिंग आती है, और क्रिटिकल में भी दिमाग में रखना वो कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल रीजनिंग होती है, पैसेज वाले पीवीसीआर। सो द स्टोरी इज आपको यहां सीआर की वेटेज ठीक ठाक देखने को मिलेगी। मैं अभी भी ये बात कहूंगा कि सीआर की वेटेज यहां ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। आई एग्जैक्टली डोंट नो अभी दिसंबर में क्या हो जाएगा, वो कौन से सेक्शन को हिट करेंगे क्लैट वाले, बट मैं समझता हूं वेटेज इसकी ठीक ठाक रहती है, आपको इसको कवर करना चाहिए। अगर मैं परसेंटेज वैल्यू से इसको रेट करने जाऊं, इस सेक्शन को अगर मैं एक परसेंटेज वैल्यू देने जाऊं तो आई से 50 to 70%, और ये परसेंटेज सिर्फ मैं इस बेसिस पे दे रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने ठीक ठाक एनालिटिकल रीजनिंग पूछी है, उसके पहले भी पूछा बट लास्ट ईयर तो कंप्लीट एनालिटिकल पे ही चले गए। और अगर अदरवाइज अगर लास्ट ईयर के पेपर को इग्नोर करोगे तो आप कह सकते हो कि 90% वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग की है लिटरली क्लैट के पेपर में, एंड दैट टू क्रिटिकल रीजनिंग, दोज काइंड ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग जहां पे पैसेजेस होते हैं। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग आप यस 30% 40% के आसपास 50% यही रेंज होगी अगर वो एनालिटिकल रीजनिंग पूछते हैं, है ना। लास्ट ईयर का एक पेपर वंस अगेन ऐसा है जहां पे आप ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन एनालिटिकल के देखते हो। एक जो केसलेट थी, दैट इज नॉट सीआर एक्चुअली, वो केसलेट थी, उसमें भी आपको स्पाई बनना था, किसने क्राइम किया, कहां से कौन सी चीज निकल के आ रही थी, एक तरीके से पजलिंग केसलेट मैं कह सकता हूं उसको। सो दैट इज नॉट सीआर एक्चुअली। तो सारे ही क्वेश्चंस लास्ट ईयर तो एनालिटिकल के ही थे, तो ये वेटेज आपकी होगी। और अगेन अगर लास्ट ईयर के पेपर को देखते हुए चला जाए और प्रिपरेशन की बात की जाए, यू शुड नॉट लीव एआर और लेट्स से सीआर इवन, दोनों पैरेलली आप यहां पे क्लैट के लिए कवर करो। और जो स्ट्रैटेजी अब क्लैट के लिए है बेसिकली वही स्ट्रैटेजी एलिट के लिए भी है, विच मींस यू शुड कवर सीआर एज वेल एज एआर दोनों। हाँ, वेटेज वाली अगर मैं बात करूं तो वो जरूर चेंज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एलिट की, तो एलिट के अंदर पहले अगर यहां चलूं तो इसमें आपको जो हाईली वेटेज वाला सेक्शन है दोनों में सीआर और एआर के अंदर, आप देखोगे एआर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, है ना। और उसमें भी कोडिंग सीरीज विल ऑब्वियसली इंक्लूड दैट अल्फाबेटिकल सीरीज एंड नंबर सीरीज। आप लास्ट ईयर का ही पेपर देखो 26 का, स्टार्ट ही करते हैं जब वो लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन को, तो वहां पे उन्होंने सीरीज पूछा हुआ है, नंबर सीरीज भी है, अल्फाबेटिकल सीरीज भी है, एनालॉजी तक वहां पे पूछी गई, ब्लड रिलेशन डायरेक्शन, सिलेबस पे भी आगे मैं बात करूंगा। सो एनालिटिकल रीजनिंग की वेटेज आई बिलीव इस पेपर के अंदर समवेयर अराउंड 50% तो है ही है, और क्रिटिकल भी वो पूछते हैं। बस एक जो मेजर डिफरेंस है क्लैट और एलिट के बीच की क्रिटिकल रीजनिंग की, वो कि वहां पे पैसेज वाली पीवीसीआर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस पूछते हैं रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। यहां पे आपसे पैराग्राफ बेस्ड कह सकते हो, पैराग्राफ और स्टेटमेंट बेस्ड जो रीजनिंग होती है क्रिटिकल रीजनिंग, वो आपसे पूछी जाती है। तो अब देखो एक जो दोनों ही पेपर्स में एक जो सिमिलैरिटी है क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि अगर आप यहां पे पैसेज वाली जो पीबीसीआर जिसे मैं कहता हूं हमेशा, तो जो पीबीसीआर जो आप यहां पे कर रहे हो ना, इसको करने से पहले आपको ये एक बार करना ही पड़ेगा एनी हाउ। सो इफ यू आर डूइंग दिस देन ओनली यू विल बी एबल टू आई मीन सॉल्व मैक्सिमाइज द स्कोर इन सीआर जो वो क्लैट में पूछते हैं, जिस तरीके का वो पूछते हैं। तो आपको एनी हाउ ये पैराग्राफ और स्टेटमेंट वाले तो करने ही पड़ेंगे, और उसको करते ही फिर वो एलेट वाली प्रिपरेशन भी हो ही जाती है इवेंचुअली। ठीक है, सो ये मेरे ख्याल से क्रिटिकल और एनालिटिकल की वेटेज की डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप यहां से समझो, नीदर इन क्लैट नॉर इन एलिट यू शुड इग्नोर एनी ऑफ दीज टू सब्जेक्ट्स, है ना। इन दोनों में से मुझे लगता है आपको दोनों को इक्वली वेटेज के साथ करना पड़ेगा, लेके वैसे जाना ही पड़ेगा। ओके, सो अब टॉपिक्स की बात करते हैं जरा कि भाई वेटेज या मतलब समझो कि किस टॉपिक से किस पेपर में ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं। तो
द टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट उसके लिए मैं सी लिख दूंगा, और जिसके लिए जो एलेट में इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं ए लिखूंगा। ध्यान से देखते चलना दोनों साइड पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिलोजिज्म की, सिलोजिज्म लेट मी टेल यू दिस, इन 2020 क्लैट ने अपना पैटर्न चेंज किया, एंड आई गेस फ्रॉम 2020 टिल 2026 जो लास्ट ईयर पेपर हुआ था 2025 में, so till 2026 they haven't asked even a single question in their actual paper from syllogism. No doubt sample paper में पूछा था, बट क्लैट ने यहां पे एज सच इतने क्वेश्चंस पूछे नहीं है। बट अगर एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूं सिलोजिज्म की वेटेज एआर के अंदर, तो वेटेज नहीं इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ठीक ठाक हेवी वेटेज। हेवी वेटेज वाली स्टोरी है। almost 20-25 questions you will definitely see every year they are asking, every year। अभी इस साल ना पूछे तो अलग केस है भाई, प्लीज, है ना। लेकिन लास्ट 4-5 इयर्स के अंदर अगेन जब से उन्होंने अपना पेपर पैटर्न चेंज किया 2021 के बाद से, तो तब से ही देखने को ही मिल रहा है। लास्ट ईयर का भी पेपर उठाओ, कितने सारे सिलोजिज्म के क्वेश्चन हैं, इतने क्वेश्चन सिलोजिज्म से वो पूछ रहे हैं हर साल, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि सिलोजिज्म इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर एलिट। क्लैट के लिए आप जब आप अब अगर आप एलेट और क्लैट दोनों दे रहे हो, ऑब्वियसली ये पढ़ोगे ही, इनकेस अगर वहां क्वेश्चन पूछ लें सिलॉग से तो आप सॉल्व कर जाओगे। बट इफ यू आर टारगेटिंग ओनली क्लैट, मैं समझता हूं सिलॉग बस एक बार क्लास पढ़ लो, क्लास ले लो और कुछ क्वेश्चन बना लो, दैट विल बी इनफ। यस, एजम्पशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ द एग्जाम्स। एलेट में भी क्लैट में भी यहां से क्वेश्चंस आते ही हैं, whether it is passage based question or statement based question, there will be questions in both the exams from assumption। conclusion is again equally important for ALET as well as CLAT दोनों के लिए। argumentation is very very important for both the exams, CLAT and ALET दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। course of action भी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बाकी के एक्चुअली जितने भी हमारे ये CR वाले टॉपिक्स है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। कॉज एंड इफेक्ट जनरली असर्शन रीजन करके वो पूछ लेते हैं क्वेश्चन, is not so important actually for both exams, but sometimes you will notice that they are asking 1 or 2 questions। तो देख लेना इसको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस ये मैं कहूंगा। थीम रिडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, नॉट फॉर एलिट। वाई? बिकॉज दे डोंट आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैसेजेस, सो ये थीम रिडक्शन वहां उसके लिए बनता ही नहीं है। सो इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट। पैराडॉक्स फ्लोज से देखो अभी तक तो क्वेश्चंस अगेन नीदर इन क्लैट नॉर इन एलिट अभी तक कहीं नहीं पूछा गया है। बट अगेन सैंपल पेपर में लास्ट ईयर भी फ्लॉज के क्वेश्चंस क्लैट ने रखे थे, पेपर में एग्जैक्टली नहीं पूछा। तो मैं कहता हूं एक बार इसको भी बस आपको देख लेना चाहिए फ्रॉम क्लैट्स प्रोस्पेक्ट। एलिट में तो खैर नहीं ही पूछते हैं। तो ये सीआर के अंदर के वेटेज की बात हो गई कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स किस किस एग्जाम में करके जाने चाहिए। एट द सेम टाइम अगर मैं एआर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एआर के लिए देखो ये आपको मेरे ख्याल से क्लैट के लिए भी करना है, ब्लड रिलेशन एलिट के लिए भी करना है आपको। डायरेक्शन अगेन क्लैट के लिए भी करना चाहिए, एलिट के लिए भी करना चाहिए। ये तो करना ही चाहिए क्लैट के लिए। क्लैट में वैसे कोडिंग से क्वेश्चन पूछे ना पूछे, आई एम नॉट सो श्योर, बट एलिट में तो पूछते ही हैं, हर साल पूछते हैं, ना पूछे ऐसा नहीं है। एनालॉजी क्लासिफिकेशन अगेन क्लैट में बहुत टाइम से नहीं देख रहे, एलिट में तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी पूछ भी रहे हैं, लगातार पूछ रहे हैं वो। अल्फाबेट नंबर सीरीज ये जरूर देखो, अल्फाबेट के कई मिसलेनियस कंडीशनल और अल्फाबेटिकल बाकी चीजें भी होती हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए फ्रॉम क्लैट पॉइंट ऑफ व्यू, एट द सेम टाइम एलिट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। रैंकिंग सीक्वेंस पढ़ लेना बस एक बार, पढ़ लेना बस एक बार। यहां से कई ईयर्स से आई गेस क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अगेन दोनों ही एग्जाम्स में, तो एक बार बस पढ़ के चले जाना। सर्कुलर अरेंजमेंट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट एज वेल एज एलिट, दोनों के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पजल भी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लॉक एंड कैलेंडर इज अगेन नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट, बट आपको एलिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ लेना चाहिए। नीचे क्लॉक एंड कैलेंडर लिखा है नीचे, वो है ना कैलेंडर जो विजिबल नहीं है। सो एनालिटिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से ज्यादा सिलेबस नहीं है, यही है। क्लैट के लिए आपके पास 5-6 टॉपिक्स हैं टू कवर, बट एलिट में मैं समझता हूँ आपको पढ़ लेना चाहिए ऑलमोस्ट सब कुछ एनालिटिकल रीजनिंग से। सो टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन या वेटेज की बात की जाए, डिफरेंसेस की बात की जाए, तो वो यही है सीआर और एआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्लैट और एलिट में। नेक्स्ट, एक जो स्टूडेंट्स के दिमाग में अभी जो क्वेश्चन चल रहा है कि एक अच्छा अटेम्प्ट क्या होना चाहिए या एक अच्छे स्कोर क्या हो सकता है, जो अभी मैं मॉक दे रहा हूँ, फलाने मॉक में मैं यहाँ तक पहुंच रहा हूँ, उसमें भी मैं जब सेक्शनल पे जाता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि एलआर से मेरे ये स्कोर है। देखो अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, नॉट फ्रॉम मॉक्स प्रोस्पेक्ट, आप लेट्स से यू आर हैविंग योर 11th मॉक और लेट्स से 10th मॉक और कोई 15th मॉक दे रहा है, तो अभी के स्टेटस पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस मोमेंट आपको लगता है कि आई एम डन विद द प्रिपरेशन, आई एम डन विद एवरीथिंग, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली, तो एक अगर मैं क्लैट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं,
जिस मोमेंट आप यहां तक अटेम्प्ट और स्कोर लेके आने लगे तो समझ जाना ठीक है। सी इफ देर ओके, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, क्लैट के पेपर में इफ देर इज ओनली सी आर नो ए आर, है ना, ओनली सी आर, और ले से एक आधा क्वेश्चन ए आर के आ जाते हैं, तो इस केस में 20 to 22 के आसपास आप अटेम्प्ट शायद कर पाओगे, और ये एक ठीक ठाक सा अटेम्प्ट है। और इसमें से अगर आप 18-19 के आसपास अगर आप पहुंच जाते हो तो ये एक डिसेंट स्कोर है, कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं। 24 आउट ऑफ 24 बहुत मुश्किल है इफ देर इज ओनली सी आर, मैंने कहा फिर से, है ना। अब एक सिनेरियो ये होती है कि जहां पे सी आर भी है प्लस ए आर भी है आपके क्लैट के पेपर में ही, अगेन मतलब ये दोनों की कॉम्बिनेशन है, या फिर ओनली सी ए आर इज देयर, तो मैं समझता हूं फिर आपको 23-24 यानी अगर 24 क्वेश्चंस हैं तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाते हैं, और इसमें फिर स्कोर भी बढ़ जाती है। सो इफ यू हैव अटेम्प्टेड 23-24 लेट्स से 25, योर स्कोर शुड बी अराउंड 22 और 23, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस कम होते हैं। यहां पे फिर भी 3-4 क्वेश्चन का एरर आपको देखने को मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। सो 90% जो कहते हैं ना स्कोर निकाल के लाना, वो विद ए आर पॉसिबल है। 80-70% का जो स्कोर है वो ओनली सी आर के केस में, मैं बात कर रहा हूं क्लैट की। वहीं अगर मैं बात करूं एलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एलेट में देखो मिक्स कॉम्बिनेशन जो है वो मिक्स ही होती है, ए आर सी आर दोनों आते। मैं समझता हूं आउट ऑफ 70 यू शुड समवेयर गेट 60+, क्योंकि ये भी तो देखना है 130 के आसपास का रेंज मिले, एंड एट द सेम टाइम ये अटेम्प्ट और स्कोर की जो बातें हैं वो तब हो रही हैं व्हेन दे आर फॉलोइंग द सेम पैटर्न। एलेट अपने पैटर्न को चेंज करने में बहुत उस्ताद है, ठीक है, तो वो कई बार अपने पैटर्न को ना चेंज कर देता है। तो अगर कुछ चेंज करा गया, डिफिकल्ट स्टैंडर्ड की तरफ चले गए, तब की तो कहानी पूरी बदल जाएगी। ये दोनों ही पेपर में इस तरीके का अटेम्प्ट और एक डिसेंट स्कोर की जो बात हो रही है वो तभी हो रही है जब अपने सिमिलर पैटर्न को जो अभी तक वो कंटिन्यू कर रहे थे, अगर सेम पैटर्न को रखते हैं, देन ओनली आई गेस इस तरीके का कि एक स्कोर जो है अगर आप लेके आ पा रहे हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो आई गेस ठीक ठाक स्कोर है ये, ठीक है, ये सेटिस्फैक्टरी होगी, ठीक है। प्रिपरेशन प्लान पे अगर मैं चलूं तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एलेट विथ क्लैट दोनों टारगेट कर रहे हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था। तो अब देखो, अगर आप दोनों टारगेट कर रहे हो ना, तो आप ये मत सोचना कि मैं 6 दिसंबर के बाद फिर एलेट के लिए नेक्स्ट संडे जो है वहां पे मैं एलेट के लिए जाऊंगा। ये प्लीज बस गलती आप लोग मत करना अगर आप दोनों को टारगेट कर रहे हो तो, क्योंकि मैं समझता हूं विद इन अ वीक एलेट में स्कोर 60+ लेके आना रीजनिंग के अंदर इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, एलेट विदाउट क्लैड भी होगा कईयों का, कि भाई मतलब विदाउट क्लैड इन द सेंस ऑफ ये मेरा नंबर 1 है और ये मेरा नंबर 2 है, या फिर मेरा ये है ही नहीं, तो सिर्फ एलेट है। तो उसके लिए आपको बस ये है कि पूरी रीजनिंग अच्छे से कवर करनी है। जैसे अब आपको यहाँ पे सीआर के पीवीसीआर बनाने की जरूरत नहीं है ना, उसकी जरूरत आपको कहीं से भी नहीं है। आप स्टेटमेंट पैराग्राफ बनाओ, एनालिटिकल रीजनिंग जितना हो सके करो, कहानी खत्म। एक पॉइंट और है, और वो क्या, क्लैट विथ एलेट, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं विथ एलेट, ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका मतलब ये है कि क्लैट इज नंबर 1 और एलेट इज नंबर 2, राइट, या फिर ओनली क्लैट आप समझ लो, ठीक है, ओनली क्लैट। इसमें जैसे दोनों है, चलो इसको ओनली क्लैट ही कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट तो ले लिया हमने, एलेट विद क्लैट का मतलब ये क्लैट पहले एलेट बाद में 1-2 जो भी, अब ये है क्लैट ओनली। तो अगर क्लैट ओनली है तो फिर से आप एनालिटिकल रीजनिंग के सिलेक्टिव टॉपिक्स कर लो, एंड क्रिटिकल के टॉपिक्स को कवर करके फिर आप पीबीसीआर के क्वेश्चन ज्यादा बनाओ, ठीक है, और अभी से इसको शेड्यूल में डालो। एक चीज यहां और मैं बताऊंगा, अगर आप सिर्फ क्लैट को दे रहे हो ना, तो जब भी आप पीबीसीआर पे जाते हो, यानी पैसेज वाली जब रीजनिंग आप कर रहे हो, तो आपको यहां पे एक चीज समझना होगा, प्रैक्टिस ठीक ठाक करनी पड़ेगी। आप हर बार, और नोटिस भी किया होगा शायद, हो सकता है कि एवरी टाइम यू आर गेटिंग लेट्स से 20+ इन क्लैट मॉक, ये शायद नहीं हो रहा होगा। फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा मिल रही होंगी, रेंज जो है वो काफी दे रहे हो, कभी आप 14 पे आ जाते हो और कभी सीधा 20 पे चले जाते हो, या कभी 10 पे रहते हो कभी सीधा 15-16 पे चले जाते हो, तो वो आपको एक जंप ठीक ठाक सा नजर आता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कई बार जब हम कंटेंट पैसेजेस पढ़ रहे होते हैं तो वो क्लैरिटी वाली बात है कि कितनी क्लैरिटी होगी कंटेंट के रिगार्डिंग, और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो उसकी बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए फ्री इजी टू हो जाते हैं। लेकिन कई ऐसे मॉक्स ऐसे मिलेंगे जहां पे शायद
पैसेजेस के कंटेंट्स इतने क्लियर नहीं हुए और उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो इसमें क्या है, आपको एक कहते हैं ना कि हेवी प्रैक्टिस देनी पड़ेगी टॉपिक्स को कवर करने के बाद। एवरी डे आई गेस एक कम से कम पैसेज तो एवरी डे, और फिर एक मॉक जो आप दे रहे होगे वो तो दे रहे होगे, कम से कम एक पैसेज आपको सीआर से बनाना ही होगा, और इसकी बेनिफिट्स जो हैं वो आपको इंग्लिश वाले सेक्शन पे भी फिर नजर आएंगे। ठीक है, सो दिस इज द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन आज के सेशन में। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हेल्पफुल जरूर रहा होगा। रीजनिंग एंड एलआर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैट एंड एलेट के जो डिफरेंसेस हैं आप उनको समझ पा रहे होगे, एंड आई होप यू विल वर्क अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।